चलो बच्चों ध्यान देते हैं। तो हम लोग का न्यू चैप्टर था बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहला हमारा टर्म्स आता है बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ओके, पहले सॉल्ट्स के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इट इज फाउंड बाई न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाई बेस। इसमें क्या करना है बच्चों, मतलब एसिड को बेस से हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जो हमारे पास सॉल्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। ओके, जैसे मान लो हमने क्या लिया, HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, बेस हो गया बच्चों। ये एसिड और ये क्या हो गया, बेस, आपस में कंबाइंड हुआ बच्चों। तो देखो ना NaCl यानी कि क्या बना दिया, सॉल्ट। इसी सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल सॉल्ट। इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। एंड साथ में आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, वाटर। टेबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कि घरों में यूज होता है, ठीक है ना। चलिए, और आयोडीन भी ऐड होता है उसमें, सिर्फ NaCl ही नहीं रहता है। फिर साथ में बच्चों मैंने बताया था ये भी बच्चों, इट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू वाटर, यानी पानी में इसको मिलाएंगे तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा बच्चों, डिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक भी पॉइंट क्लियर है। चलो इसके आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान देना। डबल सॉल्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। इट इज फॉर्म्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट इन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इट इज फाउंड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट इन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे मान लो इसका एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 या 2 से अधिक सॉल्ट से मिल करके बच्चों बना होता है डबल सॉल्ट। तो अब देखो, तो मोर सॉल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले। तो मोर सॉल्ट में क्या है, फेरस सल्फेट है एंड साथ में क्या बच्चों, अमोनियम सल्फेट। ये तो दोनों अलग अलग सॉल्ट है कि नहीं, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, ठीक है बच्चों। एंड साथ में क्या ऐड कर दिया गया, इंटू 6H2O, यानी हाइड्रस है, एनहाइड्रस नहीं है बच्चों। ओके, एंड ऐसे बच्चों पोटास एलम होता है हमारा, पोटास एलम लिख लो। ऐसे क्या होता है बच्चों, पोटास एलम यानी फिट करी, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये तो पोटेशियम सल्फेट एंड क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट इंटू क्या हो जाएगा, 24H2O बच्चों, ध्यान देना। और मोहर लवड़ को मैंने मोहर सॉल्ट को मैंने बताया भी था कि सिंपली बच्चों हिंदी में भी बोल सकते हो शंकर सॉल्ट या शंकर लवड़, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू वाटर। इसको भी पानी में मिलाएंगे तो कंप्लीटली क्या होता है बच्चों, मिक्स हो जाता है हमारा। यहाँ तक टर्म्स क्लियर है। चलो इसके आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान देना। इसके आगे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेट सॉल्ट। तो इसका भी मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट इन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बस इसमें डिफरेंस क्या आता है बच्चों, जो बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स आते हैं वो पानी में डिसोसिएट करने में डिसोसिएट नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग बच्चों, जैसे मान लो हमने ले लिया बच्चों, और इसका नेम भी बता दे रहा हूँ मैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2। मैं नेम बता दे रहा हूँ, हालांकि अभी पढ़ना भी है। पोटेशियम, ध्यान देना बच्चों, पोटेशियम हो गया, और ये जो बिग ब्रैकेट है ना, इन दोनों के बीच में हल्का सा गैप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और हेक्सा साइनाइडो, और क्या हो जाएगा बच्चों, फेरेट। ओके, एंड ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2, ठीक है ना। इस सब मैं सिखाऊंगा बच्चों बारीकी से। ओके, आपका कंप्लीट बच्चों फोकस आपका बोर्ड्स होना चाहिए एंड बच्चों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाँ, तो चलो इधर देखो, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, इट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। अगर इसको पानी में मिक्स किया जाए तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। जैसे मान लो अगर हम पहले तो तोड़े तो ब्रैकेट के जो बाहर है बच्चों 4K प्लस में टूट जाएगा, ये तो पानी में टूटेगा, ठीक है बच्चों। और ये वाला पार्ट बच्चों टूट गया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, 4-। ओके, ध्यान देना बच्चों। लेकिन एक चीज नोटिस करना, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है बच्चों ना, यहाँ देखो ना, दिस पार्ट डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर, यानी इसको अगर डिजॉल्व करे तो पानी में डिसोसिएट नहीं होगा बच्चों। कुछ समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है ना। यानी ओवरऑल बच्चों इससे एक तो सिनेरियो आपको क्लियर हो गया होगा कि यार ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ना वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है, यानी इसको पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं तो टूट नहीं रहा है बच्चों। ठीक, बताओ आप जरा खुद देखो ना, तीनों हम लोग सॉल्ट के टाइप्स पढ़े ना, तीनों में सोचो सबसे इंटरेस्टिंग आपको यही लगा होगा, क्योंकि बाकी तो सब पानी में इजीली बच्चों टूट जा रहे थे, लेकिन इसमें देखो ना डिफिकल्टी जा रही है। इसको आसानी से हम लोग क्या, इसको तो तोड़ ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, और तोड़ेंगे भी इन केस तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये इंटरेस्टिंग टर्म्स है, तो इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है ना। तो कोऑर्डिनेट सॉल्ट से ही बच्चों समझ लो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारा चैप्टर बना है बच्चों, ठीक है ना। मैंने डेफिनेशन भी इसके बारे में बताया था, आइए भैया, ठीक है ना बच्चों। डेफिनेशन के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कि डेफिनेशन होता क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ठीक है। इसमें होता क्या बच्चों, कोई भी हमारा ऐसा कंपाउंड्स जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना हो, जिसमें मेटल होता है बीच में, एंड उसके सराउंडिंग में क्या होता है बच्चों, लिगेंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यही करने वाले हैं, ध्यान से समझना बच्चों।
चलिए ठीक है, तो हमारे पास न्यू टॉपिक आ जाएगा बच्चों, खूब ध्यान से समझो। ठीक है, पहले तो आप लोग हेडिंग मेंशन कर सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नो प्रॉब्लम। आपका हेडिंग रहेगा बच्चों इसके बाद से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बच्चों मैं इसीलिए आधा घंटा पहले बुला लिया हूँ, ताकि उस दिन बारिश आ गया था, बारिश आया नहीं था, नाटक किए थे आप लोग, ठीक है ना बच्चों, बारिश एकदम बंद हो गई थी। ठीक है, आप लोग चाहे होते तो पढ़ लिए होते हम लोग, तो वही मैं पढ़ाया था बच्चों, सिर्फ सॉल्ट ही पढ़ाया था। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करेंगे तो इन द फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला से जो सब कुछ डिराइव कर लेंगे हम लोग। और फॉर्मूला क्या है बच्चों, चलो देखो K4FeCN का होल 6, ये हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से बच्चों सब कुछ पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहला टर्म सी है, जो ब्रैकेट के बाहर आपको के दिख रहा है बच्चों, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं हम लोग, काउंटर आयन। ठीक है बच्चों, जो कि क्रिस्टल को बैलेंस करता है बच्चों, यानी बिग ब्रैकेट के जो बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काउंटर आयन बोलते हैं। गुड जॉब। एंड फिर नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन हमारा होता है बच्चों सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर हो रहा है बच्चों। एंड सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, खूब ध्यान से समझना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है बच्चों। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जब भी कोई भी एलिमेंट्स बच्चों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसको हम जानते हो क्या बोलते हैं बच्चों, लुईस एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड। याद रहेगा कि नहीं बच्चों, बहुत बेसिक चल रहा है, एकदम मजे से लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, आयरन है बच्चों सेंट्रल मेटल एटम, CMa बोल सकते हैं, अमृत समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है बच्चों, एंड लुईस एसिड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग साइनाइड की। ठीक है बच्चों, चलो इसको साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, लिगेंड्स होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिगेंड्स, लीजेंड नहीं, लिगेंड्स। ठीक है बच्चों, तो लिगेंड्स की बात कर लें बच्चों, तो लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनर। और जब भी कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। क्या बोलते हैं बच्चों, लुईस बेस। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है कि नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं बच्चों, देखो होता है सेंट्रल मेटल एटम जो होता है ना, ऑलमोस्ट बच्चों डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स होते हैं। समझ पा रहे हो ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो ऑलमोस्ट। ओके, यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है बच्चों, मैंने क्या बोला। ठीक है, यानी कि जो आयरन दिख रहा है तो आयरन कौन से ब्लॉक में पाया जाता है, डी ब्लॉक में ही तो पाया जाता है। अभी जस्ट वही पढ़ के आए हैं बच्चों। तो मोस्टली जानते हो सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं बच्चों, वो डी ब्लॉक के ही होते हैं हमारे। ठीक है, एंड एक लास्ट टर्म हमारा बचा हुआ है बच्चों, जिसको अभी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, एंड ब्रैकेट, मतलब लास्ट टॉपिक है हमारा ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, इस ब्रैकेट को हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। चलो एक बार देख लो बच्चों तुम लोग भी। ठीक है, देखो हमने क्या बोला, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था। ठीक है ना, जो ब्रैकेट के बाहर है के को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। ओके, एंड ये जो Fe दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। ओके, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। ओके, और ये मोस्टली क्या होते हैं, डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स होते हैं। आयरन हमारा डी ब्लॉक में ही तो पाया जाता है। एंड इसके बगल में देखो CN कितना है, लिगेंड 6। ठीक है बच्चों, तो 6 जो लिगेंड्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, वो ये एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं बच्चों, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लुईस बेस। ठीक है ना, चलो मैं मानता हूँ कि अभी ठीक से नहीं समझ में आया। ठीक है बच्चों, मैं इसको और आसान कर देता हूँ, बाय स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर से आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे को बता रहे हैं, ये बताओ K4 और FeCN का होल 6 है, तो अभी मैंने जस्ट बताया कि 4K प्लस आयन से टूट जाएगा कि नहीं। ठीक है ना, और यहाँ बच्चों डॉट दिखा देना। ओके, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, और यहाँ बच्चों बड़ा सा ब्रैकेट ऐसे दिखा दो। ठीक है, और यहाँ बीच में क्या रख देना बच्चों, आयरन। ठीक है, ध्यान देना बच्चों एक पॉइंट। एंड इस साइड क्या दिखाना, 4 माइनस, बोलो समझ में आया।
अरे 4k प्लस है तो बैलेंस करने के लिए इधर कितना आएगा 4 माइनस आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। एंड चलो ये बताओ हमारे पास सी एन कितना है बच्चों, सी एन कितना है 6। चलो 6 है तो भाई करते हैं सी एन सी एन सी एन, चार तो हमने ऐसे अरेंज कर दिया बच्चों, और एक सी एन बच्चों इसके ऊपर हो जाएगा और एक सी एन इसके नीचे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जैसे नहीं समझे, मान लो कोई प्लेन है बच्चों हमारे पास, ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, वही मैंने ऊपर और नीचे बोला बच्चों, बाकी 1 2 3 4 हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है बस, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, तो इसके आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखो ये बताओ सी एन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर है बच्चों, लिगेंड्स है ना, अभी बोला गया बच्चों लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, और सी एन को क्या बोला गया लिगेंड्स। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, ये भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बच्चों, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, देखो ना लाइन से, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं बच्चों। और एक्चुअली ये जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों, इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अच्छा एक चीज नोटिस करो ना बच्चों, सी एन जो दिख रहा है बच्चों, जिसको हमने लिगेंड्स बोला बच्चों, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, और सेंट्रल मेटल एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और लिगेंड्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है बच्चों। और एक तरीके से देखा जाए बच्चों, जो आपको कंपाउंड्स मिला है बच्चों, एक्चुअली है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही तो बन रहा है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, तो आसान है कि नहीं बच्चों, इसमें कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो ये तो हमारा टर्म्स रहा बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला से हमने क्या क्या मतलब सीखा, ठीक है बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक एक का सबका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब मान लो काउंटर आयन क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, ठीक है ना बच्चों, इन सब का मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ठीक है ना। कुछ और भी टर्म्स है बच्चों जिसको समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये जो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है बच्चों ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में, एक केटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स और एक न्यूट्रल, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। एक क्या हो जाएगा बच्चों, केटायनिक कॉम्प्लेक्स, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। चिंता मत करना बच्चों, इसका सब डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, पहले समझ लेते हैं हम लोग। हाँ, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहला बच्चों आप लोग लिख लो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब जानते हो क्या होता है, बहुत आसान है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे। तो ये बताओ अभी जस्ट पढ़े ना, Fe(CN) का होल 6, इसके बाद कितना आ गया था 4 माइनस, तो क्या हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कहाँ रॉकेट साइंस है भाई, बहुत आसान है। एंड नेक्स्ट बात कर लेंगे किसकी, केटायनिक, केटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे बच्चों, तो केटायनिक का मतलब क्या होगा, जिसके ऊपर केटायंस होते हो, तो जैसे CONS3 का होल 6 कर लो बच्चों, इसके पार कर देना 3+, अब इसके ऊपर क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। केटायनिक कॉम्प्लेक्स ध्यान देना बच्चों, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ इसको, केटायनिक कॉम्प्लेक्स, ओके। एंड थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों न्यूट्रल, क्या जो बच्चों, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी आसान है, ठीक है। एग्जांपल ले लो बच्चों, NiCO का होल 4, बस, ठीक है बच्चों। एंड ये इंडिकेट करेगा बच्चों किसको, एनायनिक कॉम्प्लेक्स को, ठीक है ना, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा बच्चों, ठीक। तो यहाँ तक टर्म्स क्लियर हुए कि नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या। चलो अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये तो हमने मान लो कॉम्प्लेक्सेस को डिफाइन किया, हम लोग ना होमोलेप्टिक भी बोल सकते हैं, हेट्रोलेप्टिक भी आता है बच्चों डेफिनेशन में, कि होमोलेप्टिक क्या होता है, हेट्रोलेप्टिक क्या होता है बच्चों, तो इसको भी समझ लो। होमोलेप्टिक का मतलब होता है जिसमें लिगेंड्स क्या होते हो, सेम। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देता हूँ, होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक, ठीक है। होमोलेप्टिक का मतलब हो जाएगा बच्चों जिसमें लिगेंड्स क्या होते हो, सेम। जैसे अभी आपने आयरन का एग्जांपल लिया था, CN का होल 6, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4 माइनस, ओके। लेकिन एक और टर्म्स आता है इसमें बच्चों, हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। अब देखो ना हेट्रोलेप्टिक में क्या हो जाएगा, एक्चुअली मान लो चलो इसी Fe का ही ले रहा हूँ मैं, और CN का क्या कर लेना, होल 4 कर लेना, ठीक है। एंड साथ में क्या हो गया, Cl2 हो गया बच्चों, खूब ध्यान से समझो तो जरा, ठीक है। और या तो हालांकि ना एक और काम कर देते हैं, FeH2O का होल 4 कर लो, ठीक है, एंड आप 4 माइनस कर लेना। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इसमें एक चीज नोटिस करना, लिगेंड्स कितने हैं, 6, देखो ना 2 और 4, 6 है ना। अरे ब्रैकेट के अंदर
सेंट्रल एटम को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। बात को समझना बच्चों, मैंने क्या बोला, सेंट्रल एटम में ये बताओ, यहाँ पे हमने सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट है, यहाँ पे हमने क्या लिया, निकल। तो इसको छोड़ करके बाकी सब हमारे क्या है, लिगेंड्स हैं बच्चों। और ये जो ब्रैकेट दिख रहा है बच्चों, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ना यहाँ पे समझो तो लिगेंड्स हमारे क्या है, पानी भी है और हमारे पास क्या है, क्लोरीन भी है। देखो इस पानी को जो जब नेमिंग करते हैं तो एक्वा बोलते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको क्लोराइडो बोलते हैं या क्लोरो बोलते हैं, ओके, आईपीएसी नेम करते हैं। तो हालांकि चलो अभी बहुत आगे अभी पढ़ना है, ठीक। तभी हमने क्या बोला बच्चों, ये तो इसमें लिगेंड्स जो है क्या सेम है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया था, हेट्रोलेप्टिक बोल दिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों। एक और आता है बच्चों, एक होमोन्यूक्लियर आता है और एक हेट्रोन्यूक्लियर आता है। क्या था बच्चों, होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर में क्या होता है बच्चों ना, जो सेंट्रल एटम रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। सेंट्रल एटम क्या रहता है, सेम। लेकिन हेट्रोन्यूक्लियर में बच्चों क्या होता है, आपका सेंट्रल एटम क्या रहेगा, दो कॉम्प्लेक्स से कंपेयर किया जाता है और वो अलग अलग रहता है। क्लियर हो रहा है नहीं बच्चों, आसान है ना, ठीक है। तो चलो इन्हीं सब के बारे में बच्चों डिटेल में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलो